आज हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, देन उनके रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो वो ही इतने ही क्वांटिटी में एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए यानी कि 4। अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है मेरे पास एक आयरन है, H2O, वाटर है, देन मेरे पास फेरस फेरिक ऑक्साइड है, देन हाइड्रोजन गैस। अब मेरे पास जो आयरन है उसके मेरे पास 3 एटम्स हैं, यहाँ पर H2O 4 है। अब सबसे पहले देखिए कि हमें कैसे चेक करना है कि केमिकल रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो उसकी चेक करते वक्त सीरीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मेटल्स, देन हम चेक करेंगे नॉन मेटल्स, फिर हम चेक करेंगे ऑक्सीजन, देन हम चेक करेंगे हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसमें देखिए मेटल क्या है। मेटल आयरन यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी आयरन हमारे पास 3 है। देन हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल इसमें नहीं प्रेजेंट। देन हम बात करते हैं अपने ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए एक येरा और इसके साथ होल 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। देन यहाँ चेक करिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और मेटल भी हमारा बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 4 2 ज़ा 8। जी हाँ, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8। हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 8 है। अब हम अपने प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी 8 है। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की। देखिए, इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, सीरीज मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, देन हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये चेक करने की एक लिस्ट है, हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। तो सबसे पहले मेटल चेक करते हैं। यहाँ पे जिंक मेटल है, यहाँ पे हमारे पास जिंक है, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक एटम। देन यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर भी 1 है। जिंक हमारा बैलेंस है, मेटल हमारा बैलेंस है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल यहाँ पे हमारा सल्फर है, तो सल्फर भी यहाँ पे 1 है और हमारे प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो दोनों इक्वेशन को हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स दोज हु आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, और बैलेंस्ड इक्वेशन यही होती है जहां नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं। अब इसके बाद हम 2 चीजें देखेंगे। देखिए, 2 चीजें ये हैं, हम इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसके नेम को आप अभी याद कर लेंगे, इसको जब भी लिखाओ Fe3O4, ये होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए, आपके पास 2 कंपाउंड, एक तो ये आएगा, तो इसको बोलते हैं हम फेरस फेरिक ऑक्साइड। देन आपके पास आएगा Fe2O3, ठीक है। एक तो ये कंपाउंड है, एक हमारे पास ये है, तो इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये होता है हमारा फेरस फेरिक ऑक्साइड और ये होता है हमारा खाली फेरिक ऑक्साइड। तो इनके नेम आप अभी याद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड। अब इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख देता हूं, कुछ नेम्स हैं जो आप अभी हाथों हाथ याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इसका नेम है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल नेम भी है व्हाइट विटेरॉल। इसका हिस्टोरिकल नेम है व्हाइट विटेरॉल, जो इसका काफी पुराना नाम है, और हम इसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे, आपने एक चीज सुनी है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो सेम चीज देखो यहां देखने को मिल रही है। जो भी मास, जो भी एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, वो मास, वो एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी हाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें भी देखिए, मास हम बना नहीं रहे ना डिस्ट्रॉयड हो रहा, जितना यहाँ प्रेजेंट है उतना ही यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर हम यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं तो मास, जो यहाँ जो रिएक्शन करते हुए हमारा मास है, जो रिएक्टेंट हमारे इस साइड में है, जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड में देखें तो वहां पे उतना मास नहीं है, मास डिस्ट्रॉय हो गया या मास चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो हमारे पास मास रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये हमारा टॉपिक था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट अभी हम करते हैं इस टॉपिक के बाद। अब हम क्वेश्चन करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है हम उसको ये चेक करते हैं कि वो बैलेंस ऑलरेडी है तो नहीं। अगर वो बैलेंस है तो फिर उसको बैलेंस करने का फायदा नहीं है, और अगर वो अनबैलेंस है तो उसको फिर बैलेंस करेंगे। अब H2 प्लस Cl2 और HCl, तो सीरीज क्या थी? सबसे पहले हम देखेंगे मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल है क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1, अनबैलेंस। यही पता चल गया है कि ये अनबैलेंस है। दूसरी बात आगे और देख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहां पे हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस है। अब बैलेंस करने के लिए मैं पहले तो अपनी इक्वेशन को लिख लेता हूं, देन एक टेबल बनेगी। आप टेबल के नीचे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फर्स्ट आप टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको टेबल बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर अगर आप टेबल बना के कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा कि हमें कैसे कैसे बैलेंस करनी है। तो अभी हम स्टार्टिंग में इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब देखिए मेरे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में हम वो सब एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे इक्वेशन में है, लेकिन सीरीज वही फॉलो होगी, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन नहीं है, देन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन हमारे पास 2 है, देखिए रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं। मेरे पास प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन है 1, तो मैं 1 लिख देता हूं। मेरे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, 2 लिख देता हूं, और मेरे पास प्रोडक्ट साइड में 1 है, 1 लिख देता हूं। ठीक है, अब मेरे को इसे भी 2 बनाना है, इसे भी 2 बनाना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको 2 कैसे बनाऊंगा? 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें +1 कर दूं, इसमें +1 कर दूं, या फिर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मेरे को किसी भी चीज को 2 बनाना है तो मैं 1 में 1 प्लस करूंगा तो भी 2 आएगा, और अगर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 2 आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम कुछ भी चीज प्लस नहीं कर सकते, हम कुछ भी चीज बैलेंस करते हुए प्लस नहीं करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई जब करते हैं उसके बाद हमें किस बात का ध्यान देना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2। अब इस 2 को मैं यहां नहीं जोड़ूंगा, इसी बात की बात कर रहा था, इस 2 को मैं यहां नहीं जोड़ूंगा। जिस तरह आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्लस का साइन यूज नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई, उसी तरह आप उस नंबर को जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप किसी भी एलिमेंट के बीच में नहीं लिख सकते हो, ना उनके साइड में लिख सकते हो। जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो बिल्कुल एलिमेंट के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे। अगर यहां पे पूरा का पूरा हमारे पास ये HCl कंपाउंड है तो इसी के स्टार्टिंग में लिखा जाएगा ये 2 भी। तो जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो मैंने ऐसे कर दिया। और जब भी हम किसी चीज को ऐड करेंगे, ऐड इन द सेंस यहां पे एडिशन नहीं है, जिस भी चीज की हम इसके अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे तो हम दोबारा अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है जो बैलेंस्ड होने जा रही है, उसको दोबारा रीड करेंगे। तो दोबारा रीड करते हैं। हमारे रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन कितना है? 2। हमारे प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है अब? 2। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2, और हमारे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन भी हो गया 2। जी हां, ये 2 हो गया अपने आप। तो इसको मैं लिख देता हूं 2। तो क्या पता चला कि सिर्फ 2 के यहां पे इंसर्ट करने पर पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। जी हां, इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं,
थोड़ा अच्छा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अभी आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए एक और थोड़ा आसान सा सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस AlCl3, इसे बोलते हैं हम बेरियम क्लोराइड। ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हमारा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है। अगर ये बैलेंस है तो हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, और ये अगर अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करते हैं। वही सीरीज है, सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मेटल देखिए, मेटल यहाँ पे हमारा सबसे पहले बेरियम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस है। देन हमारे पास एक मेटल और है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस है। तो बस इतना ही देखना काफ़ी था, अब इसे बैलेंस करते हैं। हम अगेन एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट लिख के एक टेबल बनाएंगे और उसी सीरीज में एलिमेंट्स को लिखेंगे जिस सीरीज में मैंने आपको बताया है। मेटल, ये दोनों मेटल हैं, फिर हमारा नॉन मेटल, फिर हमारा ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें है नहीं तो हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा। पहले बात करते हैं बेरियम की। बेरियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेरियम 1 हो गया। देन मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम, हमारे पास यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे 1 है हमारे पास। अब बात करते हैं मेटल्स, खत्म हो गए नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल हमारे पास क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। सल्फर हमारे पास देखो होल थ्राइस है, तो इसका मतलब सल्फर के साथ भी थ्राइस है, तो यहाँ पे सल्फर 3 है, और यहाँ पे सल्फर सिर्फ 1 है। ये 4 ऑक्सीजन के साथ है, इसके साथ नहीं है। काफी सारे बच्चे एलिमेंट्स में यहाँ पे SO एक साथ लिख देते हैं, एक साथ मत लिखिएगा, ये अलग है। ये हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, Ba अलग है, S अलग है और O अलग है। बेरियम अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे देखिए हमारे पास अंदर 4 है, होल थ्राइस कर देंगे, 4 3 12। हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास बस 4 है। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस जब हम करेंगे तो हमारा बैलेंस करने का जो पैटर्न रहेगा वो भी यही रहेगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल देखिए हमारे पास बेरियम है, ये बैलेंस है, लेकिन हमारे पास मेटल में एल्यूमिनियम अनबैलेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हमारे प्रोडक्ट साइड पे। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस AlCl3। तो हमने 2 यहाँ पे जोड़ा है। मैंने बोला था बीच में नहीं जोड़ेंगे, हमेशा कंपाउंड के स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, भले ही उसके साथ कोई और एलिमेंट भी लिखा है तब भी। अब पूरी सीरीज दोबारा देखते हैं। बेरियम 1 1 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 है, नहीं अभी एल्यूमिनियम, मेटल्स पहले कंप्लीट करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, तो देखिए 2 और 2 बैलेंस हो गया है। देन क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 6 हो गया है, 2 3 6। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा क्लोरीन है वो हो गया है 6। ठीक है, मेरा यहाँ पे सल्फर कितना है 3, और यहाँ पे सल्फर है मेरे पास 1। यहाँ रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। अगेन अब दोबारा बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल्स देखिए, मेटल बैलेंस है दोनों। अब मेटल बैलेंस है तो हम नॉन मेटल को करेंगे। नॉन मेटल में सबसे पहले क्लोरीन आया है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो अब इसे करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहाँ 6 है, तो 2 को 6 कैसे बनाऊंगा मैं, 3 की मल्टीप्लाई करके। तो मैंने रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 3 जोड़ा, तो क्लोरीन यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे 3 जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने 3 जोड़ा तो अगेन हम बैलेंसिंग चेक करेंगे दोबारा। यहाँ पे बेरियम 3 है, अब मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे बेरियम 3 हो गया है और वहां पे 1 है। एल्यूमिनियम 2 है और वहां पे भी 2 है। क्लोरीन यहाँ पे 6 है, देखिए 3 2 6, और यहाँ पे भी 2 3 6 है। मेरे पास सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 12 है, 4 3 12, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन मेरे पास 4 है। अब दोबारा चेक करते हैं। देखिए बेरियम मेटल से करेंगे, बेरियम यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे हम 3 जोड़ देते हैं। कैसे, पहले यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करते हैं,
प्रोडक्ट साइड में देखिए 3 हो गए दोनों, तो प्रोडक्ट साइड में मैंने बेरियम भी जोड़ दिया। अब बैलेंसिंग दोबारा चेक करते हैं अपनी। बेरियम 3 3 बैलेंस, एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस। अब ये चेक करना, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। क्लोरीन देखेंगे यहाँ पे 6 है, 3 2 6 और यहाँ पे 2 3 6 बैलेंस है। सल्फर देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फर देखिए अब क्या हो गया, यहाँ सल्फर इस 3 के आने की वजह से सल्फर यहाँ पे 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन 12 है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 4 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 12 हो गया। तो सब देखिए बैलेंस हो गए, 12 12 3 3 6 6 2 2 3 3। तो अगर आप इसी स्टेप से कुछ क्वेश्चंस को टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल हमने बैलेंसिंग से सॉल्व करा है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप इसको तब तक लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिक्स्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, हम इसको पढ़ेंगे भी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शंस को पढ़ना। अब देखिए हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके हमें सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A प्लस B हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वो है C, तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनिएगा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड में हमें बस एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लिया मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी स्टेट सॉलिड है, देन वाटर जिसकी स्टेट आप सबको पता लिक्विड होती है, और क्या फॉर्मेशन हुई, क्या हमारी रिएक्शन हुई, उससे हमारा प्रोडक्ट आया है सिर्फ एक, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी स्टेट है एक्वस। ये हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर जिसने हमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अच्छा H2O जो है वो लिक्विड है, लेकिन जब गैसीय स्टेट में आता है तो वाटर वेपर्स वहां पे स्टेट उसकी गैस हो जाती है। अब यहाँ पे इस स्टेट की बात करेंगे हम जरा एक्वस की। देखिए जब भी हम कभी भी कोई सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट करेगा, कोई सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसकी स्टेट हमेशा हम एक्वस में लिखेंगे। जब भी कोई सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उसकी स्टेट हम एक्वस लिखेंगे। अगर आप कहें कि जैसे सैंड के साथ हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसे हम एक्वस रखेंगे। पहली बात, सैंड और वाटर रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं होता क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। यहाँ वाटर था पर यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे पूरा एक सब्सटेंस है। अब एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को लेके थोड़ा कंसेप्ट और है, थोड़ी थियरी है, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक से हमें एक रिएक्शन मिली है एग्जाम्पल के रूप में। अब एनसीईआरटी में हमारे पास इस रिएक्शन को लेके थोड़े कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट के अंदर कुछ पार्ट है जो हमें समझना है, जो हमारे लिए यूजफुल है। अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन जिसको हम बर्न कर रहे हैं, कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो जो कोल होता है वो पूरा का पूरा कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जब हम उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें देगा वो CO2। तो 2 रिएक्टेंट्स की वजह से हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 गैस है, O2 गैस है हमारे पास, दोनों के रिएक्शन की वजह से मेरे को H2O मिला लिक्विड। देखिए अनबैलेंस है ये, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है,
तो ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो 2 मेरे को आगे जोड़ना पड़ेगा, और जब आगे जोड़ूंगा मैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए इसके आगे मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा। अब पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को लेके थोड़ा सा एनसीईआरटी में हमारा कंसेप्ट है, तो उसे समझते हैं। देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हम इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं चूना। जी हाँ, जो व्हाइट कलर का एक हमारे पास स्टोन आता है, स्टोन या जो सॉलिड सरफेस होती है एक, तो उसको हम जिसको हम चूना कहते हैं, वही ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। और आपने देखा होगा जब हम उस चूने को पानी के साथ मिलाते हैं तो ये जो चूना होता है इस पानी के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, और इसके अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और पानी से रिएक्ट करेगा तो इसकी स्टेट एक्वस होगी, और इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, CaO हमारा क्विक लाइम कहलाया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्लेक्ड लाइम कहलाया जाता है। और आपको ही पता है कि जो हमारा क्विक लाइम होता है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और बाद में हमें जो ये स्लेक्ड लाइम मिलता है ये हमारे वाइट वॉशिंग के काम आता है। जी हाँ, जब घर में हम वाइट वॉशिंग करते हैं उसके काम आता है, जिसको हम पुताई बोलते हैं, कि घर में हमें पुताई करनी है, अपने ब्रश से हम करते हैं, या फिर जो हमारे घर पे पेंटर होता है वो करता है, तो ये वही हमारे पास सब्सटेंस होता है जो काम आता है वाइट वॉशिंग के। अब ये जो सब्सटेंस है ये एक्वस फॉर्म में होता है, आपको पता है, ये बिल्कुल जब जिस भी बकेट में होता है, जिस भी कंटेनर में होता है, ये बहुत गीला होता है। तो जब हम इसको ब्रश में लेके वाइट वॉशिंग कर रहे होते हैं, जब ये जहाँ पे लगा रहे होते हैं वो सरफेस भी गीली हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो सरफेस है जो गीली थी वो अब सॉलिड बन गई है, उस पर एक लेयर जम गई है, एक हमारे वॉल पे एक लेयर जम गई है, लाइक पपड़ी लाइक एक सरफेस बन गया है हमारे उसमें। तो वहां पे सब्सटेंस कुछ और हो जाता है, जब वो सूख जाता है तो वो सब्सटेंस कुछ और हो जाता है। जी हाँ, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूख जाता है, जब ये ड्राई हो जाता है तो ये कुछ और सब्सटेंस बन जाता है। ड्राई कैसे हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी इसके अंदर से निकल जाता है। देखिए, जब इस क्विक लाइम को, स्लेक्ड लाइम को जब मैं व्हाइट वॉशिंग के काम में लाता हूँ, स्लेक्ड लाइम को व्हाइट वॉशिंग के लिए मैंने लगा दिया, और जो भी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इससे रिएक्ट कर जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो जो पपड़ी होती है, वो जो सरफेस होती है, वो जो लेयर होती है वॉल के ऊपर जो हमने व्हाइट वॉशिंग में लगाई थी, वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। दोबारा समझिए कि जब हमारे पास क्विक लाइम था, कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारे पास चूना पत्थर था, उसे हमने रखा है कंटेनर में, उसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद उसने विग्रेसली रिएक्ट करा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली उसके अंदर से। जब वो हीट निकल गई, सब कुछ वो ठंडा हो गया, तो वो जो हमारे पास लिक्विड में वो सब्सटेंस जो पड़ा हुआ है कंटेनर में, वो हमारी व्हाइट वॉशिंग के काम आएगा। तो वो जो सब्सटेंस है उसका नाम है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम इसे व्हाइट वॉशिंग के लिए वॉल पे लगाते हैं, लगाने के बाद आसपास के एनवायरनमेंट में से ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये रिएक्ट करता है तो ये दो काम करता है, एक तो अपने अंदर से पानी निकालता है, ड्राई होना, सूखना। जब ये सूखेगा तो ही तो सरफेस पे अच्छा दिखेगा, जब ये सूखेगा तो ड्राई होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। दूसरा काम ये क्या करता है कि ड्राई होने के बाद एक लेयर डेवलप हो जाती है। जी हाँ, ये लेयर डेवलप हो जाती है, और ये लेयर जो होती है वो सॉलिड होती है। जब हम इसको लगा रहे हो तब ये लिक्विड होता है, तब ये एक्वस फॉर्म में होता है, और जब लगाने के बाद आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट कर जाती है, जब ये सूख जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है सॉलिड फॉर्म का, और वाटर निकल जाता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी में कुछ इससे लेके कंसेप्ट है, इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से लेके कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सुनना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा उसे अच्छे से, पर एक छोटा सा वर्बली बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कि जिसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। लार्ज भी नहीं कहते, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर हाई हो रहा है या एनर्जी निकल रही है। तो देखिए, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे H2O से, वाटर से रिएक्ट करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी ले सकते हैं।